हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 की इंग्लिश की सेकंड बुक विस्टाज का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम। और इसका नाम है द थर्ड लेवल और ये लिखा है जैक फिनी। तो थर्ड लेवल से आपको पता चलता है स्तर, है ना। स्तर होता है ना किसी चीज़ का, ऐसे स्तर है ना, लेवल। अब इसको फ्लोर भी बोल सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना। तो ये फ्लोर जो होते हैं वो ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, जैसे बेसमेंट होता है ना, अंडरग्राउंड जो होता है। तो यहाँ ये थर्ड लेवल अंडरग्राउंड का तीसरा है, यानी जमीन हो गई, फिर उससे नीचे एक अपन मंजिल और उतर जाए तो वो फर्स्ट लेवल हो गया, एक मंजिल और उतर गए जमीन के नीचे तो वो सेकंड लेवल हो गया, और एक मंजिल और उतर गए जमीन के नीचे तो वो थर्ड लेवल। जैसे मेट्रो चलती है ना, तो मेट्रो ओवरहेड भी होती है और जमीन के अंदर भी होती है। तो उसी प्रकार का ये थर्ड लेवल, यानी जमीन से नीचे जो तीसरा मंजिल है ना, उस पे एक रेलवे स्टेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा समझो कि जैसे अभी 2021 चल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम माना 500 वर्ष बाद की स्थिति में पहुंच जाएं टाइम ट्रेवल करके, है ना। कल्पना करें हम कि आज 2021 है और हम 2521 में पहुंच जाएं, तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होगी कि नहीं होगी। क्योंकि देखो कितना जल्दी सब कुछ बदल गया, यानी इन पिछले 30-40 वर्षों में ही जो टेक्नोलॉजी की जो क्रांति हुई है उसने सब कुछ बदल दिया, है ना। तो आगे 500 वर्ष बाद दुनिया क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी आज से। ऐसे ही आज से अगर 500 वर्ष पीछे पहुंच जाए हम, तो अपने को 50-100 वर्ष तक की बातें तो अपने क्या है, जो पूर्वज होते हैं उनसे अपने को सुनने को मिल जाती है। लेकिन 500 वर्ष पहले की बहुत सारी बातें तो हमको नहीं पता। तो अगर हम 500 वर्ष पुरानी दुनिया में पहुंच जाएं तो वो एक अलग ही प्रकार की दुनिया होगी, है ना। तो लेखक ने बड़ी एक बहुत ही सेंसिटिव वे में, है ना, और इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे भूल भुलैया होती है ना, उस तरह से है ये। तो अभी आप इसको पढ़िए और एंजॉय करेंगे आप, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो साहित्य है, लिटरेचर जो है ना, तो जैसे विज्ञान होता है ना, विज्ञान को आप मानव का शरीर मान लो, क्या है, मानव का बॉडी हो गई। वो तो क्या है, साइंस है ना। और ये जो साहित्य है, इसको आर्ट्स बोलते हैं हम, कला बोलते हैं, ये मानव की सोल है ना। तो बताओ, क्या अकेली बॉडी काम कर सकती है? नहीं, जब तक उसमें सोल नहीं होगी, है ना। तो ये जो हमारा साहित्य है, ये हमारी इस बॉडी का श्रृंगार है ना। तो जो बच्चे साइंस के बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से इसको, क्योंकि ये हमारी जो संवेदनाएं हैं, मानव की जो करुणा है, दया है। अब ये जो बुक है, इसमें शायद 7 लेसन है, 6-7 लेसन है, बहुत ही प्यारे प्यारे लेसन है इसके अंदर। यानी मानव को मानव बने रहने के लिए साहित्य पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है ना। एक संवेदनशील इंसान हम बन पाते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको, द थर्ड लेवल। Before you read here, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने उस अनुभव को लोगों को सुनाया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ? तो ऐसा कई बार होता है कि अरे यार मैंने वो देखा था, है ना, तो लोगों को विश्वास उस चीज़ के ऊपर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे परियों की कथाएं हैं, एलियंस की कथाएं हैं। अगर आप कहो किसी को मैंने एलियन देखा, तो वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, तो वैसी ही एक कहानी इसके अंदर है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, है ना, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स। अब देखो, ये रेलवे स्टेशन के नाम हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, है ना। ये क्या हैं, 4 रेलवे स्टेशन के नाम हैं। और उनके प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, स्टेशन मास्टर समझ लो, है ना। तो उनके जो स्टेशन मास्टर हैं इन चारों रेलवे स्टेशन के, विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेके कुछ कहना, है ना। जैसे अपने करते हैं ना, मैं गीता पे हाथ रख के शपथ खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो वैसे स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना। अब वो किसकी शपथ लेंगे,
किस पे हाथ रख के शपथ लेंगे? ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। अब रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास तो गाड़ियों का टाइम टेबल ही होता है, और टाइम टेबल के ढेरों कागज होते हैं, तो उस कागज टाइम टेबल के ढेरों कागजों पे वो हाथ रख के शपथ खाने को तैयार होंगे। क्या शपथ खाने को तैयार होंगे? दैट, कि देयर आर ओनली टू, कि दो ही हैं। अब ये दो क्या चीज़ हैं? दो प्लेटफॉर्म हैं, है ना, दो लेवल हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये जमीन का अंदर का लेवल है, तो -1 और -2, ऐसे से ग्राउंड हो गया, फिर नीचे एक उतर जाएंगे एक मंजिल, तो वो -1 हो गया। जैसे लिफ्ट में जाते हैं ना अपन, और नीचे एक स्तर और उतर जाओगे तो क्या है? -2 हो गया। तो वो ये जो चारों रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर हैं, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर मान लो, प्रेसिडेंट मान लो, ये कहेंगे कि भाई दो ही हैं, हम इन टाइम टेबलों की शपथ लेके कहते हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, 3 हैं भाई, 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल, क्योंकि मैं खुद 3rd लेवल पर जाके आया हूं ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर, है ना, 3rd बेसमेंट लेवल पर मैं जाके आया हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब जब ऐसी अनहोनी बात आप किसी को बताओगे तो लोग क्या सलाह देंगे? अरे यार तू तेरा दिमाग चेक करवा बोलेंगे ना उसको, तू भाई जो है ना साइकाइट्रिस्ट के पास जा, किसी के पास, है ना, मनोचिकित्सक होते हैं ना, तेरा दिमाग खिसक गया है, ठीक है ना, तो तू उसको दिखा। तो लेखक कह रहे हैं मैंने भी वही किया, जैक फिनी जो हैं ये कह रहे हैं मैंने भी वही किया। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस का मतलब जो एक स्वाभाविक कदम था वो भी मैंने भी वही उठाया। आई टॉक्ड टू ए साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट है ना, मनोचिकित्सक, मेरे एक दोस्त मित्र था डॉक्टर, उससे मैंने बात की। अमोंग अदर्स, है ना, मैंने अपने अन्य फ्रेंड से भी बात करी, और मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से भी बातें की। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे, मेरा जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम आगे आएगा, इसमें सैम नाम है उसका, सैम वीनर, है ना, तो उसे मैंने बताया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल के बारे में। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब देखो, एक तो ड्रीम हम रात को सोते समय देखते हैं, और कई बार हम जो है ना चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, हम रास्ते में चल रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में और कुछ चल रहा होता है, तो ये, और हम ऐसी कुछ विश करते जाते हैं, कामना करते, काश ऐसा हो जाए। तो उसका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है सैम वीनर, वो भी यही कह रहा है कि भाई जो तू ये कह रहा है ये सही नहीं है, ये एक तरह से तेरी विश का फुलफिलमेंट है। और वो विश कैसी है? वेकिंग ड्रीम, यानी तूने जागती हुई आंखों से सपना देखा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, है ना, उसने कहा कि मैं नाखुश हूँ, है ना। अब हो सकता है ये जो लेखक है जैक फिनी, ये जब साइकाइट्रिस्ट को दिखाने गया, मनोचिकित्सक को, तो अपनी पत्नी को ले गया, जाते हैं ना जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ना कोई एक अटेंडेंट साथ में जाता है, तो वैसे ये अपनी पत्नी को लेके गया होगा वहाँ। तो जैसे ही उस दोस्त ने, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि आई वाज अनहैप्पी, कि मैं अपने जीवन से नाखुश हूँ, तो दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, तो मेरी पत्नी एक तरह से पागलों जैसी हो गई, चिल्लाने लग गई, है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो इशारा किसकी तरफ समझ रही है कि ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है कि मैं किसकी वजह से पागल हूँ, इस पत्नी की वजह से पागल हूँ। लोग क्या है, पति पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और पत्नी किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है? पति के ऊपर लगाती है, इस तरह से, है ना। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने कहा, समझाया, मेरे जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था उसने, दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने कहा भाई गुस्सा करने की बात नहीं है, देखो ये जो पूरा संसार है ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, असुरक्षा, यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की असुरक्षा है, फियर, डर है, वॉर, युद्ध का डर है, वरी, अपनी अपनी चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसा ही सब कुछ है, यानी हर व्यक्ति अपनी अलग तरह की परेशानियों से ग्रसित है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं जो हूं वो क्या करना चाहता हूं, इन डरों से, इन असुरक्षाओं से, चिंताओं से, इनसे बचना चाहता हूं,
है ना, इनसे कहीं दूर जाना चाहता हूं, पीछे छोड़ के इन्हें, है ना। तो इसलिए आदमी क्या देखता है, दिन में सपने देखता है अपनी परेशानियों के अंत के लिए। वेल, अच्छा ठीक है, हु डजंट, लेखक कह रहे हैं ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन कौन नहीं करता ये, हर व्यक्ति चाहता है परेशानियों से भागना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, अब ये लेखक कह रहे हैं मैं हर जिस व्यक्ति को जानता हूं वो ही अपनी परेशानियों से क्या भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं हर जिस व्यक्ति को जानता हूं वो ही अपनी चिंताओं से, दुखों से, परेशानियों से दूर भागना चाहता है, लेकिन वो इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल ढूंढते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बोल रहे हैं लेखक। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, है ना। अब उन्होंने लेखक से और बहुत सारी बातें पूछी हैं, भाई तू क्या क्या करता है, तेरी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, है ना। तो सब ने फिर, जितने भी इसके फ्रेंड्स थे उन सब ने एक मत होके ये कहा कि भाई देख यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और उस कारण पे मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं कि भाई ये ऐसा होता है कि हम हमारी परेशानियों से, चिंताओं से क्या पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते। तभी तो देखो ये नशा करते हैं लोग, हालांकि वो एक जो है ना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। नशा करना किसी चिंता को दूर करने का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन नशा करने के पीछे साइकोलॉजी यही है कि उससे लोग टेम्पररी रिलीफ प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे जो मित्र थे उन सब ने कहा कि देख भाई तेरी परेशानी का कारण यही है ना, कि हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से क्या करना चाहता है, दूर भागना चाहता है, और ऐसी वो कामना करता है, कल्पना करता है ना। और तूने भी ऐसी ही कल्पना की होगी और तू किस पे पहुंच गया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया, है ना। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और वो इसके जो फ्रेंड्स कह रहे हैं देखो हर चीज इसकी ओर इशारा कर रही है। उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने बताया कि देखो तेरी जो हैबिट्स हैं ये सब उसी की ओर इशारा कर रही हैं। जैसे कौन कौन सी बातें, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, कि मेरी क्या आदत है, मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ। स्टैम्प का मतलब टिकट, विभिन्न प्रकार के टिकट जो होते हैं, कई लोगों की हॉबी होती है टिकट कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन जो होता है, ठीक है ना, कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, है ना। तो उन्होंने कहा देख एक छोटा सा उदाहरण ये है कि तू, तेरे अंदर क्या है, कौन सी हॉबी है, स्टैम्प कलेक्शन की। तो ये स्टैम्प कलेक्शन एक तरह से व्यक्ति जब अपनी परेशानियों से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, चिंताएं उसको घेर लेती हैं, तो फिर वो थोड़ा सा कोई अलग ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि उनसे क्या मिल सके, उसे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिफ्यूज मिल सके, है ना। रिफ्यूज का मतलब होता है एक आश्रय स्थल मिल सके, चाहे मिले थोड़ी सी देर के लिए ही, क्योंकि अब वो टिकट कलेक्शन की हॉबी पे अपना टाइम लगाएगा तो अन्य चिंताओं से क्या हो जाएगा, वो कुछ समय के लिए मुक्त हो जाएगा, है ना। तो दैट इज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से एक तरह से थोड़े समय के लिए हमें क्या मिल जाता है, एक आश्रय मिल जाता है, रिफ्यूज, शरण मिल जाती है हमें। वेल ठीक है, मे बी हो सकता है, लेखक कह रहे हैं, लेकिन बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन ये लेखक कह रहा है कि भाई मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको तो कभी भी किसकी आवश्यकता नहीं थी। बच्चों एक मिनट प्लीज, बेटा मेरा फोन आ रहा है ना। Sorry for the interruption. But my grandfather did not need any refuse from reality, है ना। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को तो इस जो रियलिटी है उससे भागने की कोई जरूरत नहीं थी। Things were pretty nice and peaceful. उनके ज़माने में तो चीज़ें बड़ी खुशनुमा, सब कुछ उस समय ज़्यादा चिंता होती नहीं थी, चिंता फिक्र नाम की चीज़ें नहीं होती थी। Things were pretty nice and peaceful in those days. उन दिनों में तो, मेरे दादाजी के दिनों में तो बड़ी सब कुछ शांति, चैन, अमन हुआ करता था। From all I hear, जो कुछ भी मैं सुनता हूँ,
एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, है ना, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि जो भी देखो मैं सुनता हूँ पुराने ज़माने के बारे में, मेरे दादाजी के टाइम के बारे में, जब मैं चीज़ों के बारे में सुनता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे दादाजी को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्यों स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया, उनकी भी तो हॉबी थी, उनको तो किसी चिंता से भागना नहीं था। तो लेखक अपनी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और मेरे दादाजी का जो कलेक्शन है बड़ा शानदार है, वो ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, है ना। मेरे दादाजी यूएस अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी नया टिकट जारी होता था उसके 4 ब्लॉक पक्का खरीदते थे, वो अपने कलेक्शन में उनको रख लेते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और वो फर्स्ट डे कवर्स भी यूज करते थे। फर्स्ट डे कवर का मतलब है कि जैसे कोई नया स्टैंप जारी हुआ किस दिन, माना किसी पर्टिकुलर डेट को वो जारी होना है, तो जो स्टैंप कलेक्शन के शौकीन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैंप खरीदते हैं और सेम डे एक लिफाफे पे उस अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, खुद के घर का, और उस पर वो स्टैम्प टिकट चिपका के और उसको डिब्बे में डाल देते हैं, डाक के डिब्बे में। तो फिर वो उस पर डाक का जो पोस्ट मास्टर होता है उस पर क्या लगाता है, वो ठप्पा लगाता है, सील लगाता है ना। तो वो सील क्या शो करती है, डेट को शो करती है, उस डेट को वो सील शो करती है, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि, और वो जो है ना वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो उससे एक तरह से प्रूफ हो जाता है भाई कि इस डेट को ये टिकट जारी हुआ था, उनको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। एंड सो ऑन, और ऐसी ही बहुत सारी आदतें। तो लेखक कह रहा है कि देखो भाई मेरे दादाजी भी ऐसे काम करते थे, लेकिन उनको तो किसी उस जमाने में तो कोई चिंताएं हुआ नहीं करती थी, चलो आज की तो मान ली भाई, है ना, ऐसा लेखक बोल रहा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब लेखक कह रहा है तुमको पता है प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे अमेरिका के, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो क्या उनको भी चिंताओं से भागना था। तो लेखक अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मेरे साथ घटित हुई, मेरे साथ जो घटना घटित हुई वो मैं तुम्हें बताता हूं। वन नाइट लास्ट समर, पिछली जो गर्मियां थी उनकी एक रात्रि में, एक रात के समय, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं लेट तक काम करता रहा ऑफिस में मेरे। अब काम करने के बाद आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर जाने की बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, है ना। अब देखो ये सबवे, एक तो होता है ओवरहेड ट्रेन होती है, जैसे मेट्रो चलती है ना, ऊपर चलती है ना, खंभे जो होते हैं पिलर्स पे ऊपर चलती है, और एक जमीन के अंदर चलती है जहां ऑलरेडी क्या हो रखा होता है, बस्तियां बसी हुई होती हैं या कॉलोनी बसी होती है, तो वहां पे माना पिलर खड़े करने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, नीचे निकाल देती है, जमीन के नीचे होकर मेट्रो को पास करा देती है ना। तो उसको सबवे बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि एक पिछली गर्मियों के रात्रि के समय मैं ऑफिस में लेट तक काम करता रहा, मुझे अपने घर जाने की जल्दी थी और इसीलिए मैंने ट्रेन से सबवे से जाने की सोची। कहाँ से पकड़ने की, फ्रॉम द ग्रांड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से मैंने सबवे लेने की सोची। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो ट्रेन होती है ये बस से क्या होती है, फास्ट होती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। अब लेखक कह रहे हैं मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं अपनी बात आपको बताता हूं। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो एक साधारण इंसान हूं जिसका नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबर्डाइन सूट, है ना, और मैंने एक येलो ब्राउन कलर का, टैन यानी येलोइश ब्राउन कलर का, मैंने गैबर्डाइन एक विशेष प्रकार की फैब्रिक होती है, कपड़ा होता है ना, वो मैंने सूट पहन रखा था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और मैंने स्ट्रॉ की हैट पहन रखी थी। स्ट्रॉ का मतलब होता है जैसे डिजाइनर टोपियां होती हैं, है ना, जैसे उनसे बनाते हैं, क्या नाम है, धागे नहीं, स्ट्रॉ घास फूस होती है ना, तो ऐसे जैसे किसी उसकी टहनी जो होती है, किसी पौधे की टहनियों से और उनसे, या लकड़ी में से पतली पतली बारीक जो है ना चीप छील लेते हैं और उनसे वो टोपी बना लेते हैं, तो वैसी स्ट्रॉ हैट थी। विद ए फैंसी बैंड, उस पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था हैट के ऊपर, है ना। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मेरे पास से दर्जनों आदमी गुजरे जो भी मेरे जैसे ही थे वो।
एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं तो बस खाली अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी के पास। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू। अब ये वेंडरविल्ट एवेन्यू क्या है, हो सकता है किसी प्रवेश द्वार का नाम हो। वहाँ से मैंने वेंडरविल्ट एवेन्यू से मैंने ग्रांड सेंट्रल में प्रवेश कर लिया। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं किस पे उतर गया, नीचे फर्स्ट लेवल पे उतर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप फर्स्ट लेवल से आप उस 20th सेंचुरी जैसी ट्रेनें पकड़ सकते हो। 20th सेंचुरी मतलब जैसे अपने शताब्दी ट्रेन होती है, ऐसे मान लो ट्रेन का नाम है ये। तो शताब्दी जैसी ट्रेन अगर आपको पकड़नी है तो दूर दूर जाने वाली है ना, लंबी दूरी की ट्रेनें वो फर्स्ट लेवल से जाती थी, और सेकंड लेवल से जो सब अर्बन थी, जो शहर के अंदर जाती थी, उस तरह की ट्रेन्स थी। तो मुझे फर्स्ट लेवल पे मैं उतर गया जहां से 20th सेंचुरी जैसी ट्रेनें जाती थी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं थोड़ा सा और नीचे उतरा टू द सेकंड लेवल पर, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहां से कि सब अर्बन ट्रेन चलती हैं, जो शहर के अंदर विभिन्न कॉलोनीज तक जाती हैं। डक्ड इनटू द आर्क्ड डोरवे, अब देखो डोरवे का मतलब होता है दरवाजा, आर्क्ड का मतलब होता है जैसे ऐसी होती है ना, जो यूं इस तरह की शेप होती है ना, और ये पिलर हो गया और ये ऐसे, तो ये आर्क वे हो गया, ठीक है ना, आर्क्ड डोरवे हो गया। और डक्ड का मतलब होता है जैसे अगर इसकी हाइट क्या है, हाइट अगर इसकी क्या है, बहुत छोटी है ना, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो सिर टकरा जाएगा ना, तो इसलिए आदमी क्या करता है, सिर को नीचे कर लेता है। डक का मतलब होता है सिर को नीचे कर लेना, जिससे कि टकराने से क्या हो जाए, बच जाए। तो मैं एक ऐसे आर्क डोरवे में प्रवेश कर गया और मैंने अपना सिर क्या करके, नीचा करके मैं उसमें घुसा। हेडिंग फॉर द सबवे, किसकी ओर चलने के लिए, सबवे की ओर आगे बढ़ने के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, अब लेखक कह रहे हैं ये करना बहुत आसान है, मेरे लिए खोना बहुत आसान है। अब अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, कि मैं ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है इस पर सैकड़ों बार आया और गया हूँ यहाँ से। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हर बार कभी कहीं निकल जाता हूँ, कभी कहीं निकल जाता हूँ, कभी कहीं निकल जाता हूँ। तो लेखक कह रहे हैं मैंने सैकड़ों बार इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेनें ली हैं, यहाँ ट्रेनों में बैठ के यहाँ पे उतरा हूँ, लेकिन मैं हमेशा, बम्प का मतलब होता है टकराना, नए दरवाजों से मेरा सामना होता है, नई स्टेयर से एंड नए कॉरिडोर्स से मेरा आमना सामना होता है, यानी मैं इनमें आके जाके इनमें निकल जाता हूँ। यानी मुझे हर बार नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए गलियारे, है ना, ये मुझे मिलते हैं। अब लेखक अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रहा है। वट आई गॉट इन टू टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग वंस, एक बार मैं 1 मील लंबी टनल में घुस गया। एंड केम आउट, और कहाँ जाके निकला, इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाके निकला। एक बार मैं गलत फंस गया एक टनल में, और जाके जाना मुझे निकलना कहीं था, और जाके कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल में जाके निकला। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, और दूसरी बार मुझे निकलना कहीं था और निकला कहाँ में, 46वीं गली में, जो कि 3 ब्लॉक आगे थी, है ना, और उसकी कोई एक ऑफिस बिल्डिंग थी, उस पर जाके निकला मैं। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सारी चीजें, है ना, कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, लेखक कह रहे हैं कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक जो पेड़ होता है ना, उसकी तरह ये बढ़ रहा है, इसकी जड़ें फैलती जा रही हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और अपनी जड़ों की जैसे जड़ फैलती हैं, उसी की तरह ये हर समय अपनी नए नए कॉरिडोर्स को, नए नए सीढ़ियों को क्या करता जा रहा है, फैलाता जा रहा है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, there is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। अब ये जिस
टनल में जा रहा है लेखक, है ना, तो ये कह रहा हो सकता है ये भी उसी तरह की कोई टनल हो, जैसे पेड़ की जड़ें फैलती हैं ना, उस तरह से ये हो सकता है। कहाँ? दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। हो सकता है ये टाइम स्क्वायर की, अभी जगह का नाम है, इधर जा रही हो, टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही हो ये टनल, या मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, या सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही हो सकता है मैं उस टनल में घुस गया हूं। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. है ना, देखो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू दीज ईयर्स, इन वर्षों में, जो ग्रांड सेंट्रल है, हैज बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप, क्योंकि यहां से लोगों ने बहुत दूर दूर की यात्राएं करी हैं, बहुत दूर दूर तक ग्रांड सेंट्रल, जैसे ऊपर बताया ना, फर्स्ट फ्लोर पर राजधानी एक्सप्रेस जाती है, शताब्दी जो 20th सेंचुरी का नाम लेता है, उस तरह की ट्रेनें जाती हैं। तो लोग यहाँ से एस्केप करके तो जाते ही हैं, चाहे वो ट्रेन में बैठ के ही जाएं, है ना। तो लेखक कह रहा कि वर्षों तक यहाँ से लोग एस्केप करके जाते रहे हैं, और ये एस्केप करने का एक तरीका है लोगों का। मे बी दैट इज हाउ, हो सकता है यही कारण हो, ऐसा ही कुछ हो, द टनल आई गॉट इनटू, इसी प्रकार की किसी टनल में मैं घुस गया हूं, है ना। टनल का मतलब होता है एक अंडरग्राउंड गलियारा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन लेखक ने अपने जो फ्रेंड था साइकाइट्रिस्ट, उसको ये बात कभी नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज इन, अब ये उस जिस कॉरिडोर में चल रहे हैं, अब उसका वर्णन कर रहे हैं उस कॉरिडोर का। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा था वो लेफ्ट की ओर मुड़ने लगी, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, है ना, और नीचे की ओर थोड़ा सा उसमें उतार आने लगा। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं जा रहा हूं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने अपना चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, बस मुझे क्या चीज सुनाई दे रही थी? मेरे खुद के पैरों की ही कदम चाल मुझे सुनाई दे रही, खुद के पैरों के चलने की, जूतों की जो आवाज होती है कुड़ुम कुड़ुम, वो वाली सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और एक भी व्यक्ति मेरे पास से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर मुझे एक प्रकार की, जैसे होती है ना खुली, हॉलो का मतलब होता है खोखली, है ना, कुछ आवाज, तेज आवाज, रोर माने वैसे दहाड़ना होता है, लेकिन यहां पे क्या अर्थ है, तेज आवाज सुनाई दी आगे मुझे। दैट मीन्स, इसका मतलब था ओपन स्पेस, कि कुछ कोई खुला जगह है आगे चल के, वहां से कुछ एकदम से, पहले तो क्या उस कॉरिडोर में वो चल रहा था, सिर्फ खुद के ही पैरों की, जूतों की चलने की आवाज आ रही थी, है ना, लेकिन बाद में फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई ओपन स्पेस आ गया है आगे, है ना, और जहां से आवाजें आ रही थी। एंड पीपुल टॉकिंग, और लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल जिसमें मैं चल रहा था वो एकदम बाएं मुड़ गई, है ना, एकदम लेफ्ट टर्न आ गया उसमें। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं कुछ, अब उसमें एकदम लेफ्ट मुड़ गई वो, और कुछ सीढ़ियां आ गई उसमें नीचे उतरने के लिए, है ना, और मैं उस सीढ़ियों पर नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कहां पहुंच गया? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पे। तीसरी मंजिल का मतलब तीसरा स्तर, अंडरग्राउंड का, जमीन के नीचे तीसरे लेवल पे मैं पहुंच गया। अब देखो उन्होंने के जो चारों रेलवे स्टेशन के जो वो हैं, वो कसम खा रहे थे कि नहीं भाई दो ही हैं हमारे, लेकिन अब लेखक कहां पहुंच गया? तीसरे स्तर पे पहुंच गया। अब ये सारी मिस्ट्री जो है ना वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब ये लेसन खत्म हो जाएगा। आप भी गैस करते रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं शायद सेकेंड लेवल पर ही वापस आ गया हूं। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो कमरा था, है ना, वो छोटा था। जो कमरे थे वो कैसे थे? छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और कम टिकट खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के घुसने के जो दरवाजे थे वो भी क्या थे? कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ,
इन द सेंटर, और जो पूछताछ कार्यालय था उसके बिल्कुल बीचों बीच स्टेशन, रेलवे स्टेशन के, वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना, ओल्ड लुकिंग था, पुराने जमाने जैसा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और जो व्यक्ति उस वो जो बूथ था वहाँ पे उसमें जो बैठा हुआ था उसने हरे रंग का चश्मा पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, है ना। अब लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है स्लीव प्रोटेक्टर्स, है ना, जैसे कोट वगैरह होते हैं ना, तो कोट की जो बाहाँ होती हैं, है ना, तो उसमें बाहों में ऊपर क्या पहन लेते हैं, अलग से कुछ स्लीव्स पहन लेते हैं, जिससे कि बाहें क्या नहीं हो, कोट की गंदी नहीं हो, ठीक है ना, और कोट का कपड़ा भी क्या नहीं हो, बाहों का वो खराब नहीं हो, तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर का एक तरह से अलग से वो सुरक्षा के लिए पहन लेते हैं, जिससे कि कोट क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। तो उसने इस तरह की लॉन्ग स्लीव्स का प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे अपनी कोट की बाहों के ऊपर। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वो डिम थी, है ना, कम कम जल रही थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से वो फ्लिकरिंग कर रही थी। फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमा रही थी, है ना, जैसे लपक झपक होती है ना, उस तरह से, जैसे दीपक होता है ना, दीपक क्या होता है, कभी उसकी लौ बढ़ जाती है, कभी उसकी लौ धीमी हो जाती है ना। अब जैसे बल्ब है वो तो कांस्टेंट एक जैसा जलता है, लेकिन अगर आप दीपक जलाओगे तो कभी उसकी रोशनी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कभी उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। कुछ हवा की वजह से भी होता है, जैसे हवा से उसकी फ्लेम जो है वो कम हो जाती है कई बार उसकी फ्लेम ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से उसकी जो लौ थी वो टिमटिमा रही थी। देन आई सो, वाई, तब मैंने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो गैस चिमनी थी, है ना। यानी लेखक कहाँ पहुंच गया है, पुराने जमाने में पहुंच गया है, यानी वो गैस लाइट्स थी, गैस से चलने वाली दीप, मतलब एक तरह से तेल के जो होते हैं, तेल मान लो, है ना, केरोसिन लैंप मान लो, इस तरह की थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर के ऊपर क्या थे, है ना, पीकदान समझते हो आप लोग, थूकदान मान लो, है ना, जैसे जो सरकारी मान लो या सार्वजनिक जो भवन होते हैं, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, तो वहाँ कोनों में एक वो टब रख देते हैं, है ना, जिसमें थूकदान लिखा रहता है। तो जो कई लोग जो गुटखा वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो फर्श खराब नहीं करें, दीवारें खराब नहीं करें, तो उनके लिए थूकने के लिए अलग से वो रख देते हैं, है ना, तो वो स्पिटून्स कहलाते हैं। स्पिट यानी थूकना, और स्पिटून्स का मतलब ऐसा कोई बर्तन जिसमें थूकने के काम में वो आ सकता है। और वो किसके बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। तो ब्रास, फ्लोर के ऊपर ब्रास के बने हुए थूकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के दूसरी ओर, उस प्लेटफॉर्म के या स्टेशन पे थोड़ा दूर की तरफ, ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई का मतलब मेरी आंखें पड़ी, यानी मेरा ध्यान उधर गया, किसकी तरफ, एक ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब कुछ एक तरह से फ्लैश ऑफ लाइट, एक लाइट सी चमकी, तो उस तरफ मेरा ध्यान गया। और वो किसकी थी, वो ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, और एक व्यक्ति किसको निकाल रहा था, सोने की घड़ी को निकाल रहा था, है ना। तो इसका मतलब सब पुराने जमाने की चीजें हो रही हैं। एक सोने की घड़ी को निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, किस में से, अपने वेस्ट पॉकेट में से, है ना। अब वेस्ट पॉकेट का मतलब देखो, आजकल कैसे पॉकेट होते हैं, पैंट की जेब में होता है आजकल, तो जो ट्राउजर्स होते हैं हमारे उसमें पीछे की तरफ या साइडों में होते हैं। और पुराने ज़माने में, अगर आपने पुराने ज़माने के, अभी भी हो सकता है गाँव के अंदर आपको कुछ बुजुर्ग मिल जाएंगे, तो उनकी जो वो होती है, क्या नाम है, कुर्ता जो होता है, उसमें अंदर की तरफ जेब रखते हैं वो एक तो होती है बाहर होती है, तो बाहर जेब भी रखते हो, जैसे पैसे वैसे होते हैं तो उनको वो अंदर की जेब में रखते हैं, आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो वेस्ट पॉकेट में से उसने क्या निकाली, अपनी एक सोने की घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से उसका कवर खोला। अब देखो घड़ी भी ऐसी, इसके ऊपर कवर भी है। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। एंड फ्राउंड का मतलब होता है जैसे घूरना, है ना, उसने जैसे आंखें तरेड़ के देखा। अब क्यों देखा इसने, हो सकता है वो जिस ट्रेन से जाना चाह रहा हो वो ट्रेन क्या हो, लेट हो गया, अभी तक नहीं आई, है, तो उसको क्या हो रहा है, थोड़ा सा पजल हो रहा है वो, इसलिए वो फ्राउन कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक गोल टोपी या तिकोनी टोपी, डर्बी गोल मान लो आप, एक गोल टोपी पहन रखी थी। ए ब्लैक 4 बटन शूट,
है ना, एक काले रंग का 4 बटन का सूट पहना हुआ था विद टाइनी लेपल्स। टाइनी लेपल्स का मतलब, लेपल का मतलब से ये जैसे कोट होता है ना, इस तरह से यूँ, इस तरह से यूँ, तो ऐसे यहाँ ये दुल्हड़ हो रखी होती हैं ऐसे, ये इतना ऐसा एरिया होता है ना, ऐसे इनको डबल फोल्ड कर देते हैं कुछ आगे की तरफ, जो सीने पे आता है ना अपने इस वाले हिस्से को, जिनको लेपल्स बोलते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी लेपल्स थी। अब ये कुछ कोटों में तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा दुल्हड़ हो रखा होता है, कई कोटों में कम दुल्हड़ हो रखा होता है ये, ठीक है ना। तो टाइनी लेपल्स थे एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टच। मूछें, मस्टच किसको बोलते हैं, मूछों को। और कैसी थी वो, हैंडल बार थी, है ना, जैसे ऐसे यूं, है ना, ऐसे तरह से करते हैं ना, यूं ऐसे ऐसे मूछों में ऐसे ताव देते हैं ना, इस तरह की कुछ मूछें थी उसकी। हैंडल बार, जैसे साइकिल का हैंडल होता है ना मुड़ा हुआ, इस तरह की। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा, एंड सो, और पाया, दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि हर व्यक्ति जो मुझे नजर आ रहा है उसने 1890 के दौरान जो समय था उस जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो देखो, हो सकता है ये कब लिखा हो लेखक ने, ये कोई 19वीं, ये जो 20वीं शताब्दी है उसके लास्ट में लिखा होगा, लेकिन अब कहाँ पहुंच गया लेखक, 1890 में पहुंच गया। समझ गए ना बात। तो मैंने देखा कि हर जो व्यक्ति था उसने लगभग कैसी ड्रेस पहन रखी थी, जो 1890s में जो ड्रेस पहनी जाती थी उस की तरह की ड्रेसें उन सब लोगों ने पहन रखी थी। आई नेवर सॉ मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टचेस इन माई लाइफ। लेखक कह रहा है कि मैंने इस तरह की दाढ़ियाँ लोगों की, जो लोगों ने दाढ़ियाँ रख रखी थी, साइडबर्न्स, साइडबर्न्स का मतलब होता है, जैसे कई बार देखा होगा आपने, जैसे पुरानी फिल्मों में दिख जाएंगे आपको, है ना, ये जो विलन वगैरह होते थे तो वो कनपट्टी जो होती है ना, गाल जो होता है कनपट्टी पर ऊपर नीचे तक, उस पर बालों को नीचे तक ले आते हैं, वो डिजाइन सी बनवा लेते हैं, तो उनको साइडबर्न्स बोलते हैं। और बड़ी फैंसी मूछें थी उनकी, फैंसी मस्टचेस इन माई लाइफ। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ऐसे कनपट्टी पे बड़े बड़े साइडबर्न्स और ऐसी फैंसी मस्टचेस मूछें नहीं देखी थी। ए वोमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक ट्रेन गेट में से एक महिला बाहर आई। शी वोर ए ड्रेस लाइक लेग ऑफ मटन स्लीव्स, है ना। लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब जैसे वो होती है ना, कोई गाय, वो बकरी या भेड़ होती है तो उसकी जो टांग होती हैं उसकी जैसी शेप जो होती है, जैसे ऊपर से तो इस तरह से चौड़ी और फिर नीचे से क्या होती है, पतली, इस तरह से टांग ऐसी होती नहीं होती, यहाँ से यूँ इस तरह से, तो ऐसी कुछ उसकी वो टांगें थीं, मतलब ऐसी टांगों की शेप जैसी उसने क्या पहन रखी थी, ड्रेस पहन रखी थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और उसकी जो स्कर्ट पहन रखी थी, है ना, वो जो उसके हाई बटन्ड शूज थे, उसके बटन जो जूते थे वो ऊपर तक के थे, काफ़ी ऊपर तक आ रखे थे पैरों तक, और उसने उसमें बटन लगे हुए थे, और वहाँ तक उसकी क्या आ रही थी, स्कर्ट्स आ रही थी। बैक टू हर, उसके पीछे, उस महिला के पीछे लेखक को क्या नज़र पड़ी, आउट ऑन द ट्रैक्स, रेलगाड़ी की जो वो थी, क्या नाम है, पटरियाँ थीं, उन पे आई कॉट ए ग्लिम्स, मुझे झलक पड़ी, मुझे दिखाई दिया, ए लोकोमोटिव, एक इंजन दिखाई दिया, ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा इंजन दिखाई दिया, करियर एंड आइब्स लोकोमोटिव। अब देखो, ये करियर एंड आइब्स उस कंपनी का नाम है, जो कंपनी पुराने ज़माने में इंजन बनाती थी, उसका मैंने एक इंजन देखा, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, है ना, और जिसकी स्टैक जो चिमनी थी, है ना, जिसमें से धुआं निकलता है, यानी एक तरह से वो कैसा इंजन था, स्टीम इंजन था, कोयले वाला इंजन था, है ना, जैसे, और उसकी इस तरह से फनल शेप क्या थी उसकी, वो चिमनी थी जिसमें से धुआं निकलने के लिए, क्योंकि नीचे क्या जलता था, कोयला जलता था। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया, लेखक कह रहे हैं तब मैं समझ गया कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, पुराने ज़माने में पहुँच गया हूँ, यानी मैं लगभग 1890 के आसपास के उसमें पहुँच गया हूँ। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय, अब लेखक कह रहे हैं कि मैं अभी भी आश्वस्त होना चाहता था, कंफर्म करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों में जो अखबारों का ढेर लगा हुआ था उस पर मैंने नज़र डाली, जैसे ये अखबारों का ये ढेर लगा हुआ है ना, उस पर मैंने नज़र डाली।
इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर 2 years। और वो अखबार क्या था? फॉर ईयर्स। वो अखबार था द वर्ल्ड। और अब ये कह रहा है कि ये द वर्ल्ड तो पिछले बहुत सारे वर्षों से छपा ही नहीं है ना। तो इसका मतलब बात बहुत सारी सब चीजें किसकी ओर कन्फर्म कर रही हैं? पुराने जमाने की ओर कन्फर्म कर, क्योंकि वर्षों से ये द वर्ल्ड तो छपा ही नहीं और वहां पे क्या बिक रहा था? द वर्ल्ड बिक रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग। और जो उसका फ्रंट पेज था, लीड स्टोरी मतलब जो फ्रंट पेज पे जो स्टोरी छपी रहती है वो किसके बारे में थी? अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड कब रहे थे? वो 1890 के आसपास रहे थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन पब्लिक लाइब्रेरीज फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और फिर बाद में लेखक ने, है ना, जो लाइब्रेरी होती है पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे पुरानी चीज़ों को सहेज के रखा जाता है, तो फिर लेखक वहाँ गया और वहाँ जाके उसने ढूंढा द वर्ल्ड की पुरानी जो वो थे अखबार थे वर्षों पुराने, वो ढूंढे, निकलवाए उसमें से रिकॉर्ड रूम में से। और तब उसने देखा कि वही सेम अखबार द वर्ल्ड जिस पर क्या छपा हुआ था? क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के। और वो किस डेट का था वो अखबार? 11 जून 1894 का था। आई टर्न्ड टूवर्ड्स द टिकट विंडो। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं किसकी ओर मुड़ गया? टिकट विंडो की ओर मुड़ गया। नोइंग दैट, यह जानने के लिए, दैट हेयर ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, कि इस ग्रांड सेंट्रल के 3रे लेवल पर मैं आई कुड बाई टिकट्स, मैं यहाँ से क्या खरीद सकता हूँ? टिकट्स खरीद सकता हूँ। दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, है ना। अब ये लेखक कह रहे हैं कि फिर मैं किसकी तरफ चला गया? है अभी वहीं 3rd लेवल पे ही है वो। और लेखक कह रहा है मैं अब किसके पास गया? टिकट विंडो के पास गया। और मेरे मन में ख्याल आया कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं और मेरी पत्नी के 2 टिकट खरीद लेता हूँ और फिर मैं जाके मेरी पत्नी को भी ले आऊँगा और फिर हम 1894 में अमेरिका में कहीं भी घूम के आएंगे। पुराने ज़माने में हम कहीं भी घूम के आएंगे, है ना। तो आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894। और अब हम कहाँ घूम के आएंगे? 1894 में, है ना। यानी वो जो 3rd लेवल है वहाँ से जो ट्रेनें चल रही हैं वो कहाँ लेके जा रही हैं? 1894 के आसपास की दुनिया में लेके जा रही हैं। तो उसने सोचा बड़ा मज़ा आएगा, मैं और मेरी पत्नी, है ना, पुराने ज़माने में घूम के आएंगे। एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, है ना। और लेखक कह रहे हैं कि मैं 2 टिकट खरीदना चाहता था। कहाँ के? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के। अब ये इलिनॉइस भी एक अमेरिका के अंदर एक राज्य समझ लो, ये है ना, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं हमारे भारत में, इस तरह का कोई राज्य था इलिनॉइस अमेरिका का। और वहाँ का एक शहर था गेल्सबर्ग। तो गेल्सबर्ग में लेखक क्या है, ये बचपन में रहा था, तो इसने सोचा कि 1894 में गेल्सबर्ग कैसा रहा होगा, तो है ना बड़ा मजा आएगा उस 1894 के गेल्सबर्ग को देखने का, पुराने जमाने के। तो मैं और मेरी पत्नी लुइजा वहां घूम के आएंगे। तो वो मेरी खुद की और खुद की पत्नी के लिए 2 टिकट खरीदने के लिए कहां पहुंच गया लेखक? 3rd लेवल के टिकट विंडो पे पहुंच गया। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल। अब लेखक कह रहा है क्या आप कभी वहां गए हो गेल्सबर्ग? ये जो कस्बा है गेल्सबर्ग अभी भी बड़ा शानदार है, वंडरफुल है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहां गेल्सबर्ग में अभी भी बड़े बड़े फ्रेम के घर मिलेंगे आपको, ओल्ड फैशन के। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन मिलेंगे घरों के आगे। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े आपको पेड़ मिलेंगे बहुत ऊंचाई वाले। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इतने सड़कों के किनारे गलियों में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, और उनकी जो शाखाएं हैं पेड़ों की, है ना, जैसे एक ये पेड़ है और एक ये पेड़ और ये गली है बीच की, तो इनकी जो ये शाखाएं ये ऐसे घेर लेती हैं। तो एक तरह से इस गली के ऊपर क्या बन जाती है? रूफ बन जाती है, छत बन जाती है। किसकी? पेड़ों की एक छत बन जाती है। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, है ना, कि जो गर्मियों की इवनिंग्स हुआ करती थी, समय जो हुआ करता था सांझ का, वो आज के समय से कितना दुगना होता था। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने कहाँ बैठे रहते थे? लॉन्स में बैठे रहते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा हड़बड़ी तो होती नहीं थी पुराने ज़माने में, तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था, ऐसी भागा दौड़ थी ही नहीं। एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स, और
आदमी क्या पी रहे होते थे, हुक्के पी रहे होते थे, सिगार्स, है ना, हुक्के की गुड़ 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 कर रहे होते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़े आराम से बातें कर रहे होते थे। द वुमेन, है ना, जैसे मैं मेरे बचपन की बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो उस समय गाँव में बेटा बहुत सारे लोग सर्दियों में, है ना, अलाव जला के तापते थे, है ना, और रात को 10-11 बजे तक बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे, है ना, और सब वही चारों तरफ वैसे ही उकड़ू ही बैठ जाते थे, कोई कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी और आराम से बातें करते रहते थे, है ना। आजकल हम सब लोग, है ना, अपने अपने घरों में कैद रहते हैं, और कौन पकड़ के रखता है हमको कैद में? टीवी पकड़ के रखता है। चलो, अपने अपने ज़माने के अपने अपने बातें हैं, है ना, सब कुछ कंपैरेटिव होता है ना। उस ज़माने की कुछ अच्छी चीज़ें थी, आज के ज़माने की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, उन्हें हमें ठीक करना है। तो लेखक बता रहे हैं कि पुराने ज़माना का जो इलिनॉय था, या जो गेल्स वर्ग था इलिनॉय के अंदर, वहाँ पे 1894 में लंबी लंबी सांझें हुआ करती थीं, आज के समय की लगभग दुगनी, है ना। एंड और जो लोग अपने लॉन्स में बैठे बैठे, बड़े बड़े लॉन्स में बैठ के हुक्का पीते थे, गुड़गुड़ करते रहते थे, बातें करते रहते बड़े आराम से। महिलाएं वेविंग पाम लीव फैंस, है ना, पंखी जो होती है ना, पंखी से हवा करती, बीजनी होती है ना, बीजनी, पंखी, बीजना बोलते हैं हमारे गाँव की तरफ, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, है ना, जैसे हाथ पंखा होता है, वो हाथ से उसको हिला के हवा करते हैं तो उनको, और वो किससे बने हुए थे? पाम लीफ, पाम की जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों से। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जैसे ही सांझ होती थी, रात होती थी, तो चारों तरफ कौन दिखते थे आसमान में? जुगनू दिखते रहते थे, फायर फ्लाइज बोलते हैं। तो जुगनू जब चलता है तो एक विशेष प्रकार की उसमें से चमक उठती है, और वो चमक क्यों उठती है आपको पता होगा कि जो जुगनू होता है वो उड़ते समय एक विशेष प्रकार का केमिकल जो है ना रिलीज करता है, और वो केमिकल, उस केमिकल का जो वो है, क्या नाम है, जो इवेपोरेशन है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर वो इवेपोरेट हो जाता है, और उसमें इवेपोरेट होते ही क्या लग जाती है? उसमें आग लग जाती है, और वो चमकने लग जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस होती है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, वो है ना, ज्वलनशील होती है ना, जैसे ही आप उसमें लाओगे तो एक तरफ से फट की आवाज़ होगी। तो वैसे ही वो जो जुगनू जिस प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? एवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और तुरंत वो क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। और वो आग, है ना, हालांकि जुगनू तो आगे बढ़ जाता है ना, ठीक है ना, जुगनू ने एक तरह से गैस छोड़ी, ये मान लो, ठीक है ना, और उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है, और वो चमक पैदा करता है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वो सब लोग एक बड़े शांति के संसार में रहते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, है ना। अब ये देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि लेखक कब गया है वहां? 1894 में की बात है ये, है ना। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 के आसपास, है ना। और जो सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 के आसपास। तो अभी यानी 1894 में, क्योंकि अभी प्रथम विश्व युद्ध होने में 20 वर्ष बाकी हैं, द्वितीय विश्व युद्ध होने में भी 40 वर्ष बाकी हैं, तो उस दुनिया में जाना कितना बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होगा, ये लेखक कह रहा है। और लेखक कह रहे हैं कि मैं 2 टिकट वहां के चाहता था, है ना। 1894 का जो गेल्स वर्ग है, मैं और मेरी पत्नी वहां जाना चाहते थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क था उसने जो किराया था उसका हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरी जो फैंसी हेडबैंड पहनी थी, है ना। अब ऐसे समझो, आज इस जमाने में, है ना, और कोई 50 वर्ष आगे की कोई चीज़ पहन के आ जाए, है ना, जैसे यही समझ लो कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग धोती कुर्ता पहनते थे, है ना, आज से 100 वर्ष पहले, है ना। और उस ज़माने में अगर कोई पैंट पहन के आ जाता था, पैंट शर्ट पहन के, तो लोग उसको घूरते थे, और यार ये पता नहीं कहाँ से अंग्रेज आ गया। तो वैसे ही समझ लो कि वो जो टिकट विंडो पे जो आदमी बैठा हुआ है, उसने इसकी फैंसी हैट देखी, तो वो इसकी तरफ घूर रहा है कि ये पता नहीं अजूबा कहाँ से आ गया। He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. उसने देखा, लेकिन फिर भी उसने किराया बता दिया मुझे। And I had enough for 2 coach tickets. और मेरे पास 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। वन वे, एक तरफ का
और उसने कहा कि चलो एक बार तो मैं मेरी पत्नी को घुमा के लाता हूँ, अभी मेरी जेब में जितने पैसे हैं इतने तो हैं, एक तरफ का टिकट तो मुझे खरीद लूँगा मैं। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन लेखक कह रहा है जैसे ही मैंने पैसे गिने और उसकी तरफ ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो वो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने सिर हिलाया, अरे भाई भले आदमी ये क्या कर रहा है। दैट एंट मनी मिस्टर, अरे मिस्टर ये पैसा नहीं चलेगा अब, है ना, ये तू कौन सी मुद्रा दे रहा है मुझे, कौन सी करेंसी दे रहा है, ये मुद्रा तो यहाँ चलती ही नहीं है। ही सैड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अब वो जो टिकट विंडो पे जो वो बैठा हुआ है टिकट सेलर, वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना की सोच रहे हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, अभी पुलिस बुलाता हूँ मैं। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और फिर उसने किसकी ओर देखा कैश ड्रॉवर की ओर देखा जिसमें कैश रखा हुआ था। ऑफ कोर्स, लेखक ने भी उधर देखा, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, लेखक कह रहा है कि हाँ उसकी जो कैश ड्रॉवर थी उसमें पुराने जमाने के नोट रखे हुए थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज। लेखक कह रहे हैं कि जो आज हम जिस मुद्रा को यूज करते हैं, जिस करेंसी को यूज करते हैं, वो जो करेंसी थी उसकी ड्रॉवर में, कैश ड्रॉवर में, उस टिकट बेचने वाले की में, वो आज की करेंसी की तुलना में आधी थी उसकी लंबाई। जैसे ऐसे समझो आज की डेट में इतना बड़ा नोट होता है 100 रुपये का, तो उस जमाने में कितना था, इतना ही छोटा ही था, हाफ, लगभग हाफ था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग था, शेप साइज सब कुछ क्या थी उसकी अलग थी, बिल्कुल कलर वलर सब कुछ, प्रिंट वगैरह सब कुछ अलग था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं एकदम से मुड़ा और फटाफट भाग निकला वहां से। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894 लेखक कह रहा है कि नहीं तो मैं कहाँ पहुंच जाता, जेल में पहुंच जाता, और 1894 की जेल भी इतनी अच्छी नहीं होती, है ना। कि भाई लेखक कह रहा है मान रहा हूँ कि चलो ठीक है 1894 की में वापस जाना अच्छी बात है, लेकिन जेल तो जेल ही होती है, चाहे वो 1894 की हो, मैं वहाँ नहीं अपना समय बिताना चाहता था, इसलिए वहाँ से भाग निकला। एंड दैट वाज दैट, और यही सब कुछ था, है ना, जो कुछ होना था वो हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से चल पड़ा जिस रास्ते से मैंने वहाँ पे प्रवेश किया था, उस थर्ड लेवल पर। आई सपोज, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। अगले दिन नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर के टाइम पे, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक में से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो भी मेरे पास जितना भी पैसा था हम दोनों के पास में, वो सारे के सारे पैसे मैंने बैंक से क्या कर लिए, निकलवा लिए। अब ये वापस अपनी उसी दुनिया में आ गया, नॉर्मल दुनिया में आ गया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और इसने, लेखक ने, जैक फिनी ने क्या खरीद लिए, पुराने जमाने की मुद्रा खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और जब मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को ये पता चला कि मैं थर्ड लेवल के टिकट खरीदने के लिए थर्ड लेवल पे जाके और गेल्स वर्ग के टिकट खरीदने के लिए मैंने $300 निकाले हैं बैंक से, और मैं उनको चेंज कराने जा रहा हूँ ओल्ड टाइप की करेंसी में, तो इससे मेरा जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था वो थोड़ा सा क्या हो गया, चिंतित हो गया कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, लेखक बता रहे हैं कि आप पुरानी मुद्रा खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, है ना। अब ये कुछ विशेष प्रकार की दुकानें होती हैं जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, पुराने ज़माने की चीज़ें खरीद सकते हो, पुराने ज़माने की मुद्रा भी खरीद सकते हो, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे उस चीज़ के देने होते हैं। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, बात वही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कमीशन देना होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होते हैं। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे जो $300 थे उसके बदले में मुझे पुराने ज़माने की जो कितनी 200 मुद्रा मिली, यानी 200, ऐसे समझ लो आप कि पुराने ज़माने के $300 के बदले में मुझे, वो नए ज़माने के $300 के बदले में मुझे पुराने ज़माने के कितने डॉलर मिले, $200 मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी, परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, क्योंकि मैं अब कहाँ जाऊँगा, 1894 में पहुँच जाऊँगा, और वहाँ उस ज़माने में इतनी सस्ती थी कि 3 सेंट के, अब ये सेंट क्या है, बहुत छोटी मुद्रा है, 3 सेंट के भी सैकड़ों क्या मिल जाते थे,
सैकड़ों नहीं, डजन्स क्या मिल जाते थे, दर्जनों अंडे मिल जाते थे। कहने का मतलब ये कि उस जमाने में क्या थी, बहुत ज़्यादा सस्ता जमाना था। तो ये 200 रुपये भी मेरे लिए, $200 भी बहुत लंबे समय तक चलेंगे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने पैसे भी चेंज करवा लिए, पुरानी मुद्रा भी ले ली, लेकिन अब मुझे वो थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, है ना। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिली दैट लीड्स, जो थर्ड लेवल की ओर जाती थी उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, है ना, उस थर्ड लेवल को ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। लुइजा वाज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइजा मेरी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई जब मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उसने कहा कि अब आप और ज़्यादा ये थर्ड लेवल सर्च नहीं करोगे। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैंने ये मेरी जो सर्च थी थर्ड लेवल की, ये मैंने बंद कर दी। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस से अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी में लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब देखो ये नया ट्विस्ट आ गया कहानी में। लेकिन अब लेखक कह रहा है कि अब हम दोनों सर्च कर रहे हैं थर्ड लेवल को, मैं और मेरी लुइजा। यानी कुछ दिनों तक तो मैंने वापस से अपना क्या किया, वही स्टैम्प कलेक्शन किया, शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ, है ना, कि अब मैं और मेरी पत्नी दोनों ढूंढ रहे हैं उसको थर्ड लेवल को। अब इसमें आगे पता चलेगा। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, इसलिए दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी है। तो हर सप्ताह के अंत में हम दोनों ढूंढते हैं, मैं और मेरी पत्नी उस थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, क्यों ढूंढते हैं, अब ये एक घटना बता रहा है, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है सैम वीनर, जो साइकाइट्रिस्ट है, वो गायब हो गया है। वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता वो कहां गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी का लड़का है, शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे अक्सर गेल्सबर्ग, जो एक पुराने जमाने का कस्बा है, उसके बारे में मैं उसे बताया करता था। ये जो सैम वीनर है ये तो हमेशा किस में रहा है, शहर में रहा है, बड़े शहर में रहा है, न्यूयॉर्क में रहा है। लेकिन मैं उसे किसके बारे में बताया करता था, अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। उसके मन में गेल्सबर्ग को देखने की बड़ी जबरदस्त अभिलाषा थी उसके मन में, है ना। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसे बताया था कि आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मेरी स्कूलिंग गेल्सबर्ग में हुई है। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो अक्सर कहता था, सैम वीनर कहता था कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे ये जो गेल्सबर्ग है इसका नाम ही बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और जो तूने इसकी घटनाएं बताई हैं, है ना, इसकी सिटी का जो वर्णन किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और वो वहीं है। सैम वीनर कहाँ पहुंच गया है, गेल्सबर्ग में पहुंच गया। और कहाँ पहुंच गया वो, 1894 में। बिकॉज वन नाइट, अब ये लेखक बता रहे हैं क्योंकि एक रात्रि, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं किस में व्यस्त था, फसिंग का मतलब होता है व्यस्त होना, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में व्यस्त था। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल, अच्छा, डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज। अब ये वापस से लेखक कह रहा है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में व्यस्त था, है ना, और मुझे मिला। लेकिन कह रहा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में पता है ना। तो देखो मैंने शुरू में बता दिया था आपको थोड़ा सा इसके बारे में, कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, कि जब भी कोई नया स्टैम्प जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, जो स्टैम्प कलेक्शन करने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं, कुछ स्टैम्प क्या कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स, और उन्हें लिफाफे भेजने में काम लेते हैं, टू देम सेल्व्स, खुद के लिए ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, यानी जिस पहले दिन ही वो टिकट जारी होते हैं उस दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क, और उस पर जो ठप्पा लगता है, प्रूव्स द डेट, वो डेट की पुष्टि कर देता है। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और वो जो लिफाफा होता है वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला जाता, है ना। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन द एनवलप, क्योंकि तुम उसमें क्या रखते हो, सिर्फ खाली कागज रख देते हो, क्योंकि वो खुद के पास ही आना है, वो खुद का एड्रेस लिख के डालते हैं। तो लेखक बता रहा है कि वो फर्स्ट डे कवर था, है ना, ये बताया ना लेखक ने इसमें।
क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या था, व्यस्त था, तो आई फाउंड, मुझे मिला, क्या मिला, उसको एक विशेष प्रकार का फर्स्ट डे कवर मिला। दैट नाइट, उस रात्रि, अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, कि मेरे जो पुराने फर्स्ट डे कवर थे उनके मध्य, उनमें आई फाउंड, मैंने पाया, वन, एक मुझे ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, है ना, यानी वो पता नहीं कहां से आ गया। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पे था, लेकिन उन मेरे जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें वो था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि वो किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को भेजा था, कहाँ पे, गेल्सबर्ग में, उनके एड्रेस पे, दादाजी के एड्रेस पे। दैट इज वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि एड्रेस, एनवलप पर वही एड्रेस लिखा हुआ था, मेरे दादाजी का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो कब से था, वो कब का लिखा हुआ था, 18 जुलाई 1894 का था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और उस पर जो ठप्पा लगा हुआ था वो बता रहा था इस बात को, वो इसकी पुष्टि कर रहा था। Yet I didn't remember it at all, हालांकि मुझे अभी ये बिल्कुल भी याद नहीं है। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, और वो जो टिकट था वो भी कितने का था, 6 सेंट का था, यानी आजकल तो 6 सेंट का टिकट मिलता ही नहीं है। जैसे अब पुराने ज़माने की मुद्रा थी ना, जैसे आने होते थे, है ना, जैसे 1 आना, 2 आना, 4 आना। 4 आना तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, 25 पैसे को बोलते हैं 4 आना, है ना। 8 आना किसको बोलते हैं, अठन्नी को बोलते हैं, 50 पैसे को। 16 आना किसको बोलते हैं, रुपया को बोलते हैं। तो शायद आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा, शायद 25 पैसे का सिक्का तो आपने देखा होगा, लेकिन आपने 1 आना नहीं देखा, 2 आना नहीं देखा, है ना। तो पहले ज़माने में आने भी हुआ करते थे। तो वैसे ही लेखक कह रहा है कि 6 सेंट का टिकट था उस पर, जो कि आज मिलता ही नहीं है। डल ब्राउन कलर का था, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जिस पर किसकी पिक्चर छपी हुई थी, गारफील्ड की, और वो पुराने ज़माने का ये प्रेसिडेंट था अमेरिका का। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से जब ये मेरे दादाजी के पास ये डाक में आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वो उनके कलेक्शन में शामिल हो गया, क्योंकि वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, है ना। एंड स्टेड देयर, और ये वहाँ पे ही रहा अपने दादाजी के कलेक्शन में, ठीक है ना, मेरे दादाजी के कलेक्शन में, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और ये फिर दादाजी से किसके पास पहुंच गया, ये मेरे पास पहुंच गया, दादाजी की मृत्यु हो गई होगी, है ना। तो उसके बाद फिर दादाजी के जो स्टैम्प्स थे वो सब किसके पास आ गए, लेखक के पास आ गए। फिर वो जो था, ये जो एनवलप था, ये किसके पास आ गया, लेखक के पास आ गया, और लेखक ने फिर उसको खोला। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, है ना। अब लेखक ने वो जो 1894 जुलाई 1894 का जो एनवलप था, जब उसको लेखक ने खोला तो उसके अंदर खाली कागज नहीं था, उसमें ये लेटर लिखा हुआ था। ये लेटर ये रहा, 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894। अब ये चार्ली, और ये लिखा किसने लिखा है, द नोट साइंड सैम, उसके दोस्त सैम ने लिखा है। और वो कह रहा है, और कब लिखा है उसने, 18 जुलाई 1894 को। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ऐसी विश कर रहा था कि काश आप सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग, फिर मुझे कुछ विश्वास होने लगा कि यार हाँ तुम सही हो सकते हो। एंड यू वर राइट, लेकिन तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, और चार्ली ये बात बिल्कुल सही है। आई फाउंड द 3rd लेवल, मुझे 3rd लेवल मिल गया था। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट, गली के उस ओर, एट द डेलीज, डेली कोई जगह का नाम है, एट द डालीज, समवन इज प्लेइंग पियानो, एक आदमी क्या बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, है ना, और वो फ्रंट पोर्च पे हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं सब लोग और गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, ये विशेष प्रकार का कोई गीत है पुराने जमाने का, वो वाला गीत गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और सब लोगों ने मुझे नींबू पानी पीने के लिए इन्वाइट किया हुआ है। कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ, चार्ली एंड लुइजा, चार्ली और लुइजा तुम भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, है ना, जारी रखना 3rd लेवल को ढूंढना, बंद मत कर देना। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, है ना, मजा आएगा तुमको, मेरे ऊपर विश्वास रखो, अपनी सर्च जारी रखो। द नोट इज साइंड सैम, किसके साइन हो रखे थे उस पर, सैम के साइन हो रखे थे।
है ना। इसका मतलब उसका जो दोस्त सैम था वो भी कहाँ पहुंच गया था, 1894 में थर्ड लेवल से पहुंच गया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू गो टू। अब लेखक कह रहे हैं कि जहां से मैंने खरीदे थे, $300 चेंज करवाए थे ना $200 में, है ना, और जहां से स्टैम्प और मैं कॉइन खरीदता था पुराने जमाने के, आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के, सैम ने $800 नए जमाने के मुद्रा के बदले में उसने पुराने जमाने की मुद्रा खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट अप नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे कि वो अपना एक शानदार सा छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। और वो बिजनेस किसका, घास फूस बेचने का, है ना, पशुओं के लिए चारा बेचने का और ग्रेन अनाज बेचने का बिजनेस वो शुरू कर सके। He always said that is what he really wished he could do, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही कहता था कि यार मैं तो ये वाला काम करना चाहता हूँ। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और लेखक कह रहे हैं कि क्यों, कि वो निश्चित रूप से अपना जो खुद का जो बिजनेस है उसको तो वो वहाँ कर नहीं सकता। किसका बिजनेस है, उसका साइकाइट्रिस्ट का बिजनेस है, और क्योंकि वो जमाना क्या है, पुराना है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894, लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉय में वो अपना जो खुद का बिजनेस है, कौन सा वाला, साइकाइट्रिस्ट का, वो तो वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, हिज ओल्ड बिजनेस क्यों नहीं कर सकता, वाई सैम वाज माई साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि सैम क्या था, मेरा साइकाइट्रिस्ट था। और उस जमाने में 1894 में किसी को मनोरोग होता ही नहीं था। ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां किसी को होती ही नहीं थी, तो इसलिए वो ये बीमारी तो अब नई लाइफ स्टाइल से आई है ना। तो ये पुराने ज़माने में तो साइकाई जो इस तरह की जो मनोरोग जो हुआ करते थे होते ही नहीं थे, क्योंकि सब लोग चिंता मुक्त रहते, सब आनंद के साथ रहते थे, है ना। तो इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं ये। तो देखो बच्चों, मैं अब आपको इसमें बताता हूँ, ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, सचमुच आपको ऐसा लग रहा होगा कि सचमुच इस चार्ली को थर्ड लेवल मिला था, और सचमुच ही इसका जो फ्रेंड है सैम वीनर वो भी कहाँ पहुँच गया, 1894 के गेल्सबर्ग में पहुंच गया। लेकिन बच्चों देखो, ये उसकी सब कल्पना है ना। ये दोनों सब चीजें क्या है, उसकी कल्पना है, यानी ये सब चीज उसने किस में करी है, अपनी कल्पना में देखी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं, कल्पना का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, यानी वो बस डे ड्रीमिंग किया है उसने, है ना। यानी जो पहली बार वो कहाँ गया था, थर्ड लेवल पर पहुंचा था, वो उसका डे ड्रीम था, है ना। फिर उसके बाद में कि उसने कि भाई वो जो पुराने ज़माने का उसको वो मिला, फर्स्ट डे कवर मिला, वो भी क्या था, वो भी उसका डे ड्रीम था। उसकी पत्नी, और वो पत्नी को भी ले जा रहा है ढूंढाने के लिए, वो भी इसका क्या है, डे ड्रीम है। और ये जो लेटर मिला है ये भी सब क्या है, उसका डे ड्रीम है ना। तो देखो ये जो लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये कैसा एक तरह से इमेजिनेशन, कितना ज़बरदस्त इमेजिनेशन पैदा कर देते हैं, है ना। तो बताया था ना मैंने बच्चों आपको, ये जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, ये आदमी की सोल होती है, आत्मा होती है ना। तो खुश रहें बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।